चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन मंडी का लेक्चर नंबर 5, ठीक है। और हम लोग लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे मैंने, वो करने हैं। क्या है क्वेश्चन? बहुत आसान है। पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। क्या कर रहा है? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, और ऑलरेडी बता दिया कि मोशन में क्या है, एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी? a। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, और पार्टिकल क्या है, u की वैल्यू 0 है, तो कह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी निकालना है पार्टिकल का फर्स्ट s डिस्टेंस के लिए। तो किया है किसी ने होमवर्क? बताइए कैसे होगा। एक लाइन का है, तुमने चीटिंग करी होगी, आया ही नहीं। फर्स्ट एस डिस्टेंस क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? मुझे ये एक्सप्लेन करो, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे लॉजिक में क्या बैठ रहा है ये? एस मतलब कोई वैल्यू होगी, तो फर्स्ट एस डिस्टेंस का मतलब क्या? स्टार्टिंग 0 से ही होगा, तो ये तो सिंपल ही होगा, मतलब कि डिस्टेंस एस दिया हुआ है। अब भी नहीं कर पाओगे। इनिशियल 0 होगा और फाइनल s हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस तो ऐसे ही कवर करेगा ना ऑब्जेक्ट। अभी भी नहीं समझ हिट हो रहा है, तो इक्वेशन कौन सा? इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन ऑफ मोशन 2s is equal to ut plus half at square. It is already given that u is 0, so s will be equal to half at square. अभी भी नहीं कर पाओगे, हमें वेलोसिटी चाहिए। नहीं कर पाओगे अभी भी? देखो, चलो मैं ही कर रहा हूं। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होता है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं s स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। कैसे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई s। कोई दिक्कत? ये s स्क्वायर हो जाएगा। यहां लिख देता हूं मैं प्रॉपर्ली कैसे करना है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई s क्या हो जाएगा? s स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा? s बाई 2 a t स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने t स्क्वायर को, तो ये क्या बन जाएगा? s स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a s, ठीक है। और फिर मैं क्या कर सकता हूं? s अपॉन t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ a s। ये क्या बन जाएगा? v। v इज इक्वल टू अंडर रूट as अपॉन 2। आंसर आ गया? क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं दिखा? अभी भी नहीं दिखा बेटा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, ठीक है। वेलोसिटी का स्क्वायर तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, अंडर रूट as अपॉन, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब जरा सा बस इंग्लिश के साथ खेला गया, यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, मतलब आपको इंग्लिश नहीं आती, बाकी क्वेश्चन कुछ था ही नहीं। उसने बस डिस्टेंस को क्या बोल दिया? फर्स्ट एस बोल दिया। तो फर्स्ट एस अगर अगली बार कभी ऐसा आए तो पहले से इमेजिनेशन क्लियर कर लेना, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सेकेंड और 0 मीटर। टाइम कब है? 0 है, तो आपका डिस्टेंस भी 0 होगा। तो फर्स्ट एस का मतलब है कि हम पूरा यूनिफॉर्म टाइम लेके चल रहे हैं, ब्रेक नहीं कर रहे हैं टाइम को बीच में। तो यहां से अगर हम करेंगे तो एस, फर्स्ट एस का मतलब क्या है? कहां फिनिश करेंगे? जब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? s मीटर, और टाइम कुछ भी होगा, टाइम हमने t मान लिया, 40 सेकंड। टाइम नहीं पता ना क्वेश्चन में, तो अब अगली बार कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सिंपल मोशन था यार, इसको ऐसे क्यों बोलना था? डिस्टेंस s बोल देते तो आसान क्वेश्चन हो जाता। तो सेकंड इक्वेशन का मोशन मिल गया, हमें सिर्फ क्या निकालना था? एवरेज वेलोसिटी। ये जो किया, ये तो आपको सीखना पड़ेगा टाइम के साथ, कैसे हम वेलोसिटी बना ले। वेलोसिटी नहीं है तो वेलोसिटी बनाई जा सकती है ना। हमने मैथ्स को फॉलो किया, मैंने यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन के साथ किया। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मैथ्स अलाउ नहीं करता। मैथ्स अलाउ करता है कि हम दोनों इक्वल टू के बोथ साइड अगर हम सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा इक्वेशन गलत नहीं हो सकता है। मैंने पहले वो किया, फिर मैंने ये देखा कि यहाँ t है, मुझे s अपॉन t दिख रहा है, वेलोसिटी होता है, सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन में? ये s क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और हमें एवरेज में क्या चाहिए था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम चाहिए था। यहाँ जो टी पुट करते हैं वो भी क्या होता है? टोटल टाइम इंटरवल होता है। तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं जो कर रहा हूँ एकदम परफेक्ट है। s अपॉन टी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। फिर होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर करके हमने स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, आंसर क्लियर है। खुद से भी लिंक करना है, अगर होमवर्क देने का मतलब नहीं है। ये करके दिखाइए। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, कुछ है नहीं, मैं समझा रहा हूँ। एक ट्रेन है, ट्रैवल कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर पे, है ना, अप्रोच करती है प्लेटफॉर्म को, और एक बर्ड है जो कि आपके प्लेटफॉर्म पर एक पोल लगा है, उस पर बैठी हुई है। बहुत आसान क्वेश्चन है।
थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ठीक है। When the train is at distance 2 किलोमीटर from pole, पोल से कितने किलोमीटर पे है, 2 किलोमीटर पे, ब्रेक्स आर अप्लाई, ब्रेक अप्लाई हो गया मतलब रिटार्डिंग मोशन स्टार्ट हो गया। समझ में आ रहा है, रिटार्डिंग मोशन कभी स्टार्ट हुआ, जब डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर, which produce a uniform deceleration मतलब retarding acceleration in it at that instant the bird flies। जैसे ही ब्रेक लगा उस समय पोल से बर्ड फ्लाई करती है, ठीक है, टुवर्ड्स द ट्रेन, ट्रेन की तरफ, और उसकी स्पीड कितनी है या वेलोसिटी कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मतलब ट्रेन की वो करीब जा रही है, ठीक। एंड आफ्टर टचिंग द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द ट्रेन फ्लाइज बैक टू द पोल and then flies towards the train and continues repeating itself. Calculate how much distance the bird covers before the train stops। तो मैं पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ, एकदम आसान क्वेश्चन है, अगर आप अपने दिमाग को शांत रखोगे तब, पैनिक हो जाओगे कि ये मुझसे नहीं होने वाला है तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ जब ये 2 किलोमीटर दूर है, ठीक है, ये है मेरा पोल, ठीक, और ये है मेरी चिड़िया। अब वो ड्राइंग की बात नहीं हो रही, अभी आपको सीखना है। चिड़िया है भैया, चिड़िया, बर्ड, अंग्रेज नहीं है, कोई बात नहीं, होते हैं कुछ लोग धीमे धीमे वो देसी हो जाते हैं, शुरू करते हैं अंग्रेज से लेकिन खत्म होते होते वो काम उसी से होता है। 2 किलोमीटर डिस्टेंस, अब इसका इस टाइम पे क्या हुआ होगा, आपका ब्रेक लग गया, ठीक है, यहां पर अपने को पहुंचना है, ठीक है, ब्रेक लग रहा है, उस इंस्टेंट पर उसकी स्पीड कितनी है, कौन बताएगा, 20 किलोमीटर। अच्छा पहले रुको, तुम 18 कैसे, नहीं कोई बात नहीं, मुझे बताओ, लॉजिक बताओ, ताकि जिंदगी में दोबारा ना हो ऐसा। डिस्टेंस मैच कर दोगे तुम वेलोसिटी से, तो उस इंस्टेंट पर इसकी 20 किलोमीटर पर आवर थी जिस टाइम पर हमने ब्रेक लगाया, ठीक है, और बर्ड फ्लाई करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 60 किलोमीटर। तो क्या पूछ रहे हैं तुमसे, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, मतलब जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस होती रहेगी टाइम के साथ साथ, तो जितना टाइम इसको यहां से यहां तक लगेगा पहुंचने में, उतने ही टाइम इंटरवल के लिए इसका डिस्टेंस कवर होगा। देखना लॉजिक दे रहा हूं बहुत अच्छा सा, क्या कह रहा हूं, एक चीज मुझे बताओ, जितना टाइम इसको यहां लगा इसको टच करने में, उतने ही टाइम तक तो ये आगे बढ़ सकती है, नहीं समझ में आया, आ गया, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो उस टाइम की डिस्टेंस मिल जाएगी, रिड्यूस डिस्टेंस मिल जाएगी, और फिर उस पॉइंट से, ये इनिशियल पॉइंट हो गया बर्ड का, और फिर से ये वापस जाएगा कितने, 60 किलोमीटर पर आवर से पोल तक, लेकिन उसी टाइम इंटरवल में ये ट्रेन भी आगे की तरफ जाती रहेगी। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये कौन सा टाइम इंटरवल, T1, ये वो टाइम इंटरवल जिसमें आपकी जो चिड़िया है उसको T1 टाइम लगा यहां तक पहुंचने में, ठीक है। अब उसी टाइम में ये भी तो आगे बढ़ रही है, तो टच पॉइंट होगा एक ऐसा पॉइंट जहां टच करेंगे, फिर वो वापस से जब टर्न करके वापस जाएगी, जितना टाइम उसको लगेगा जाने में उतने टाइम तक तो ट्रेन आगे जाती रहेगी, और फिर जब वापस यहां से आएगी तो फिर अब ये दूसरा टच पॉइंट हो जाएगा, और अब फिर से उसकी पोल से डिस्टेंस और रिड्यूस हो जाएगी, और ये रिपीट होता रहेगा जब तक वो पोल पे ट्रेन ना पहुंच जाए। मेरी बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं है भाई, इमेजिनेशन चाहिए, नहीं पच रहा पहले ये निकालेंगे कि पहले की ट्रेन को वहां पहुंचने में पोल के पास कितना टाइम लगेगा, नहीं हाँ मतलब कह सकती हो, ऐसे रैंडम निकालना है तो तुम पहले टोटल टाइम, ये 2 किलोमीटर तो दिख रहा है ना, ये तुम निकाल सकते हो, ये तुम तो ऐसे ही निकाल सकते हो। चलिए इसने एक लॉजिक दिया जो कि ठीक है, ये भी सही है। टोटल टाइम कितना लगेगा ट्रेन को 2 किलोमीटर कवर करने में, उसकी स्पीड कितनी है, 20, लेकिन अब रिड्यूसिंग है, समझ में आया तुमको, चिड़िया की तो तुम निकाल सकती हो, लेकिन तुम ये भी तो सोच पा रही हो कि यहाँ पर टच पॉइंट के लिए जो 2 किलोमीटर की ईल से निकल रही है, क्या ये 2 किलोमीटर टच करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ब्रेक लगाया, रुका नहीं है, तो वो डिस्टेंस कम होती जाएगी टाइम के साथ। कर लो पहले तुम लोग पढ़ाई, कहाँ हो, यही हो, क्या बता रहे हैं, क्या बताओ, ठीक है। तो डिस्टेंस कम हो रही है तो रिड्यूस डिस्टेंस पे टच पॉइंट होगा, तो मतलब 2 किलोमीटर टच पॉइंट
चिड़िया का नहीं होगा। अब उस डिस्टेंस को तो कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि जितना टाइम जितना डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब जितनी बार आएगी जाएगी उतनी बार उसका डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा हमें, उतना डिस्टेंस ऐड होगा। और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई किससे बताना है, चिड़िया पे पूरा फोकस करना है अपने को। किस पे करो, बर्ड पे। हाँ भाई बर्ड पे, ठीक है करो, कोशिश करो, फिर हम करेंगे, मुझे पता है मुझे ही करना है। तो अब समझ में आ गया होगा कि ये कितना कॉम्प्लेक्स दिखने वाला क्वेश्चन कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है, एक कॉमन सा लॉजिक लगाना है कि जो ये बर्ड फ्लाई करेगी उसमें लगने वाला जो टाइम होगा वो उतना ही है जितना टाइम इस ट्रेन को लगेगा यहाँ से पोल तक पहुंचने में। तो सबसे पहला फोकस होना चाहिए कि इसका एक्सीलरेशन मिल जाए और क्या मिल जाए हमें, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच पोल। फिर हम उस टाइम को यूज करेंगे टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बर्ड। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है ब्रेकिंग मोशन हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। यहाँ पर u कितना दिया हुआ है 20 प्लस 2 इंटू a नहीं पता, लेकिन डिस्टेंस हमें पता है दैट इज 2 किलोमीटर। क्या माइनस लोगी बेटा, अरे उधर कर वो बेटा सुनो, ठीक है तुम जो कह रही हो मान लीजिए। अच्छा ये मुझे बता, अगर वो बात सही है, अगर ये रिटार्डिंग मोशन है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी कि नहीं आएगी, तो माइनस ले लोगी, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रही हो अभी तो गलत हो गया ना। तुम जब फाइंड आउट कर रही हो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि तुम सॉल्व करी थी रिटार्डिंग मोशन के लिए। जब एक्सेलरेशन नोन होता है तब नेगेटिव लेते हैं, अगली बार मत बोलना ऐसी बात मुझसे, ठीक है। क्या सिखाया था मैंने, जब वैल्यू पता होगी तब नेगेटिव पुट करेंगे, जब हम निकाल रहे हैं तो वो वेरिएबल है, आई डोंट नो कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, यही तो मुझे फाइंड करना है। तो जब मैं वैल्यू फाइंड करूंगा तभी तो मुझे इसका नेचर पता चलेगा। तो अगर ये रिटार्डिंग मोशन है ऑटोमेटिकली ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, बेसिक्स में आपकी इतनी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हाँ -100, तो इसको क्या करेंगे 20 किलोमीटर पर आवर है, स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा बताओ, 400 किलोमीटर स्क्वायर पर आवर स्क्वायर। यूनिट कैसे जाएगी, किलोमीटर में ऐसा तो किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर पर आवर स्क्वायर, यूनिट भी स्क्वायर होगी, क्वांटिटी स्क्वायर हो रही है ना। देखो बहुत बेसिक्स में इतनी प्रॉब्लम है तो कैसे पढ़ोगे, देखो कैसे करते हैं। यूनिट में दिक्कत हो रही है, आपसे जरा सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ रहा हूं मैं जो बहुत कठिन है। तो यहाँ 2 × 2 4 होता है, यहाँ a आ जाएगा, ये कितना 1 किलोमीटर में है इसकी यूनिट, ठीक है। अभी देखना कैसे वो सॉल्व होता है, कैसे एक्सीलरेशन की यूनिट क्या आने वाली है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ बड़ी बिगर यूनिट है। होता क्या है एसआई में, क्या कहते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आना यही चाहिए ना। तो कैसे वेरीफाई कर रहे हैं देखना, यहाँ पर जब इधर से आएगा तो ये हो जाएगा -400 किलोमीटर स्क्वायर पर आवर स्क्वायर। गलत किया मैंने कुछ, सेम क्वांटिटी को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे इसकी यूनिट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। एक यहाँ पर यूनिट क्या है, किलोमीटर है, क्योंकि ये 2 किलोमीटर था। ये क्या हो जाएगा बताओ, a इज इक्वल टू -400 किलोमीटर स्क्वायर पर आवर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कट गया और ये क्या आ गया 100, तो आंसर क्या आ गया -100 किलोमीटर पर आवर। देखो आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे वेरीफाई होता है, ठीक है। ये है तुम्हारा एक्सीलरेशन। वंस यू गेट द एक्सीलरेशन देन हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहां से हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस v इज 0, u इज 20 प्लस ये कितना है -100 और t हमें नहीं पता। डन, हम इसको इधर भेज देंगे तो 100, t इज इक्वल टू 20, t इज इक्वल टू 20 बाई 100, दैट इज इक्वल टू 1/5 आवर में चल रहा है ना। मैंने कोई यूनिट कन्वर्ट नहीं करी है, तो सारी यूनिट सेम चलेगी। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू क्या होगा, s अपॉन t इज इक्वल टू स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है बर्ड की 60, टाइम कितना है 1/5 आवर। देखो यूनिट कट रही है नहीं कट रही है, मैं यूनिट भी प्रूफ कर रहा हूं। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड, ये कितना 12 आएगा ना, मैंने 3 लिख दिया गलती से, माफ करना। ये आ जाएगा 12,
कितना आ गया 12 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। इतना बड़ा क्वेश्चन और सॉल्यूशन कुछ नहीं। समझ में आया? क्वेश्चन बस दिखने में डरावना होता है, होता नहीं है। ठीक है, डन। आगे बढ़े। हेलो, बोलो, आवाज आ रही है मेरी? मेरा आवाज नहीं आ रही? आई थिंक आवाज तो आ रही होगी कि यहाँ पे तो सही चल रहा है बेटा ऐप पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल सेक्शन। यहाँ पर ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। पहला ग्राफ है पोजीशन और टाइम के बीच में, मतलब एक्स टी कर्व कहते हैं इसको। ठीक, इसमें 5 कर्व बने हुए हैं। एक कर्व के अंदर 5 कर्व बने हुए हैं, तो इसको देख के डरना नहीं है। ठीक है, अगर स्लोप निकालेंगे कभी भी एक्स टी कर्व का, तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? वेलोसिटी। समझ में आया? स्लोप क्या होता है? किसी भी कर्व का स्लोप जो होता है उसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है? चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर वाई एक्सिस क्या है? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एक्स। ये x2 minus x1 अपॉन t2 minus t1 दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। समझ में आया? और एक और तरीका होता है जो एंगल बनाता है आपका ग्राफ, उसका अगर हम tan निकालेंगे, tan ऑफ दैट एंगल विल बी इक्वल टू आल्सो इक्वल टू स्लोप। तो इसका tan ऑफ थीटा से भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अब वो थीटा बन कहाँ रहा है, ये प्रॉब्लम है ना दिमाग में। देखो, x एक्सिस से बनने वाला जो एंगल है, यहाँ जो एंगल है वो कैसा होगा? ऑब्ट्यूज के एक्यूट ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है, यहाँ ये वाला जो कर्व है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? ठीक है, जो आपके नॉन यूनिफॉर्म कर्व हैं, कौन से? ये वाले और ये वाले। इसमें हर इंस्टेंट पे हम क्या करते हैं पता है? स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, फिर उस क्या करते हैं? उसको एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं, तो उस इंस्टेंट का हमें tan थीटा मिलता है। इसका मतलब उस इंस्टेंट पे उसका स्लोप। क्योंकि जब नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होता है तो उसमें आपका स्लोप हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तो एक ही होगा। ठीक है, स्लोप कांस्टेंट मतलब ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो मतलब ग्राफ आपका क्या है? नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है? चलो जरा मुझे एक एक करके बताओ कि फर्स्ट ग्राफ का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? अरे यार तुम लोग तो चीटर हो। नहीं, ऐसे ही पढ़ाएंगे हम बनाएंगे सारे ग्राफ दोबारा से। इसका क्या मतलब है? ये आपका क्या है? आपको बता दिया डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम। मुझे बताओ कि इस ग्राफ का क्या मतलब है? यहाँ पर क्या होगा? 1 सेकेंड स्पीड नहीं बढ़ रही। अच्छा, स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। सर ऑब्जेक्ट रेस्ट ऐसे नहीं करना है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे टाइम बढ़ता जा रहा है। हाँ, जैसे तुम बैठी हो 1 घंटे से, ठीक है, तो वहीं बैठी हो ना, तुम्हारी पोजीशन मेरे नजर में अगर मैं ऑब्जर्वर हूं तो एक सेम है। टाइम मेरे सामने जो घड़ी, देखो ऑब्जर्वर ही तो इंपॉर्टेंट क्या बताया था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहला टॉपिक क्या सिखाया था? कि ऑब्जर्वर के हाथ में एक वॉच होती है और वहीं से वो पोजीशन लोकेट करता है। तो मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप सब रेस्ट पे हो। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से टाइम बढ़ रहा है लेकिन आप अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हो। गेटिंग? तो यहाँ पर ग्राफ को देख के ये लगता है कि डिस्टेंस यहाँ पर 2 मीटर मान लेते हैं, तो ये 2 मीटर पे ही था, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे एंड इंफिनिट तक। इसमें तो ग्राफ क्या है आपका? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी इज एट रेस्ट। स्लोप कितना होगा? अभी कोई बताएगा? बस ये बताएगी, फिर उसका तुमसे पूछेंगे। तुम बताओ। हाँ, स्लोप के लिए मैंने भी सिखाया था एंगल वाली बात, उससे भी आंसर आ जाएगा। tan ऑफ कितना, एंगल कितना बन रहा है ये बताओ मुझे। एंगल किससे देख? हाँ, 0 ना? सही है। तो tan 0 क्या होता है? tan 0 1 होता है। अच्छा, देखो ये है हमारी सीनियर कैंडिडेट, सबको पता होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। ये है हमारे सीनियर कैंडिडेट, इनका नाम है संस्कृति और ये क्लास 12th में है और इन्होंने आज हमें एक नई चीज सिखाई कि tan 0 1 होता है। चलिए रिसर्च करते हैं हम लोग, है ना? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। थीटा क्या है? 0, तो इसका मतलब है sin 0 अपॉन cos 0।
cos 0 तो हम लोग ने 1 पढ़ा था, आई थिंक गलत पढ़ा हम लोग ने, है ना, और sin 0 0 पढ़ा था, और 0/1 इज इक्वल टू 1, ये नहीं हम लोग ने रिसर्च करी आज, है ना। इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। 0/1 इनफिनिट होता है, क्यों एक के बाद एक गलतियां कर रहे हो? मैंने इनफाइनाइट नहीं बोला। किसने बोला? अभी किसी ने बोला ना, हाँ, पीछे। पीछे वाले ये नए प्राणी के बारे में जान नहीं सकता, ये है आयुषी और सौम्या, है ना। ये लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, इनकी रिसर्च में आया ये इंफिनिटी होता है, जबकि ये होता है 0। उन्होंने गलती से सबकी पब्लिसिटी होगी, कोई बात नहीं, आप सबके लिए मैं करूंगा पब्लिसिटी, है ना। आपका टैलेंट देश में सबको पता चलना चाहिए। क्या ये रिकॉर्ड हाँ। ठीक है, आज बोले थे ना, आज का दिन थोड़ा सा संभल के, आज बख्शने के मूड में नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, आप वैसे पढ़ेंगे ना और अच्छे से। ये वाला ग्राफ बना रहे, कौन सा 2 वाला, ठीक है। अब बताना मुझे, कोई बात नहीं, गलत बताना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ सीख रहा है। ये बताओ ये कब होगा? सर इसमें टाइम भी एक्सेलरेशन और और फॉर्मेशन यूनिफॉर्म मोशन होगा सर, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट। ये देखो, ये है हमारी तृप्ति, कह रही है एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। चलो वेरीफाई करते हैं इसको, क्या है भाई? ये x/t से स्लोप मिल रहा है, ठीक है। स्लोप में मुझे दिख रहा है कि ये आपका v क्या है? v कांस्टेंट है। अरे तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। हां, तो 0 भी तो कांस्टेंट है। बच गई, बच गई, हाँ सही कह रही है, 0 भी कांस्टेंट हो गया, बच गई। चलिए, लेकिन ये ऐसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, जहां पर आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है थ्रू आउट द टाइम इंटरवल, है ना, क्योंकि स्लोप आपका कांस्टेंट है। समझ गए? tan थीटा एक कोई वैल्यू होगी, हमें एंगल पता होगा तो हम बता देंगे। तो यहाँ पे स्लोप tan थीटा से आसानी से निकल सकता है, थीटा आपको x एक्सिस से लेना है। कोई दिक्कत? आसान है, ठीक। थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं, पहले ये नोट कर लो, यहाँ पर ऑलरेडी सब बता दिया, फिर भी ठीक ठीक। ये देखो, जितनी चीजें बताई सब लिखी हुई हैं, ठीक है। नोट्स बनाइए अच्छे से। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये कैसा कर्व है? देखो, ये एक नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर हम देखें, कंपेयर करें, तो पहले आपका थीटा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? बहुत सिंपल तरीका है चेक करने का, टैंजेंट बना लो, है ना। तो आपका थीटा देखो, ये देखो, पहले वाला थीटा ज्यादा है, बाद वाला कम है विद द एक्स एक्सिस। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, ये देखो, ये एंगल कम ही ज्यादा झुकी हुई लाइन है, और ये ठीक है, एंगल ज्यादा बन रहा है ना, तो आपका ये डिक्रीजिंग जाएगा ना, डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। रटने के बजाय समझ लो, ठीक। यहाँ पर थीटा देखो इंक्रीज करेगा, देखो ये ऐसे लाइन गई और ये वाली लाइन कैसे जाएगी, तो ये एंगल ज्यादा है ना, तो ये इंक्रीजिंग विद टाइम। tan थीटा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, मतलब इसका मतलब है, अच्छा tan थीटा से मुझे बताना तुम लोग, ये x है ये t है, tan थीटा क्या होता है? स्लोप, और स्लोप क्या होता है? और ये क्या होता है? मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, नहीं बचा? और ये समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, है ना तृप्ति? बताओ, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना, बस ठीक। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीजिंग विद टाइम, तो ये कौन सा मोशन है? रिटार्डिंग मोशन, ठीक, सही है। ये दोनों ये नॉन यूनिफॉर्म कैटेगरी में, ये तो कोई बच्चा बताएगा, ये सीखो एक्सेलरेशन वाला केस, है ना। इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीज हो रही है। चेंज इन क्या होता है? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब चेंज देखेंगे तो बाद वाली वेलोसिटी ज्यादा है, पहले वाली कम है, तो v2 v1 एक पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा या पॉजिटिव होगा। इस केस में वेलोसिटी बाद वाली आपकी लेस है, तो v2 v1 एक नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसीलिए इसको रिटार्डिंग मोशन लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये क्या है? जब देख भी लोगे तब भी, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? सर वो जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे और धीरे धीरे कम नहीं,
अच्छा tan थीटा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, ये अगर नहीं आता तो याद कर लो थीटा ऑब्ट्यूज तो थीटा tan थीटा नेगेटिव, याद कर लो इस बात को, क्योंकि टेबल आपको याद नहीं होगा, बेसिक में बताया था। इससे नेगेटिव रहेगा लेकिन कांस्टेंट भी तो रहेगा शायद से। अब जो डिक्रीजिंग मोशन तो हो रहा है लेकिन एट कांस्टेंट रेट, तो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट रेट पर होगा और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा। ब्रेकिंग वाला ग्राफ है ये, तो जिस पॉइंट पर ब्रेक लगता है वहीं से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होती है, तो जब मैं उस पॉइंट को ऑब्जर्व करूंगा तो मेरी डिस्टेंस रहेगी एक ऑलरेडी ऑब्जेक्ट की, फिर वहां से वो डिक्रीज करते 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 टाइम के साथ क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक, ये वो वाला ग्राफ है, पता है ऐसे ए अगर यहाँ बी पे गया, ठीक है, ए से बी गया तो हमने नहीं किया, अब यहाँ से टर्निंग हो रही है, ठीक है, ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, यहाँ पर, ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ पर, और अब वो देख रहा है, ठीक है, तो उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग होगी, डिक्रीजिंग होगी ना, पहले जब इनिशियली सबसे ज्यादा दूरी पर था, फिर तो ये अप्रोचिंग, कोई बॉडी अगर ऑब्जर्वर को अप्रोच करती है उस केस का ग्राफ है ये, और कांस्टेंट रेट पे करेगी तो आपका नेगेटिव होगा बट कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हम निकालें कभी भी एरिया, मतलब इसके अंदर आने वाला, पाया जाने वाला एरिया, मतलब इसकी शैडो में आने वाले जितने भी एरिया होंगे उसको निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोई मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि x इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम करेंगे तो अपने को कुछ नहीं मिलेगा। कोई फॉर्मूला है क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम का? नहीं है ना, ये देखो ना, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है v इनटू t, तो s इनटू t का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या है टाइम और हाइट क्या है x, तो मुझे t इनटू x से कुछ नहीं मिलेगा, मतलब एरिया निकालेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोई सिग्निफिकेंस हमारी फिजिक्स में नहीं होता है। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा, इरेज हो गया क्या सब? अच्छा, हम लोग VT भी चल गए। ठीक है, ये हो गया आपके 5 ग्राफ जो मैंने इसमें बताए थे, देखो ये 5वां ग्राफ ये वाला, ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये हो गया v, हो गया t। देखो ध्यान से फिर से 5 केसेस, इस बार पहला वाला जब केस रिपीट होगा तो बताओ उसका क्या मतलब निकलेगा। अब तो सीख गए अप्रोच करना, इस बार तो बता दोगे, ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका मतलब। सर एक्सीलरेशन ये कांस्टेंट होगा बेटा, सर एक्सीलरेशन होगा एक्सेलरेशन 0 होगा, और कोई बता सकती हो सर, क्योंकि मतलब और भी कुछ बता सकती हो तुम इसको। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म मोशन केस है, tan थीटा 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगा इस केस में, इसमें स्लोप मतलब tan थीटा क्या होगा, आप m कहोगे, m इज इक्वल टू सर y अपॉन x कहोगे तो v अपॉन t, तो सर एक्सीलरेशन होता है, तो यहाँ स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ 0 बोलेंगे, मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन का केस है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड पर या वेलोसिटी पर मोशन परफॉर्म कर रहा है थ्रू आउट द इंटरवल ऑफ टाइम। समझ गई, कोई दिक्कत सौम्या? नेक्स्ट ग्राफ तो अभी आपको बताया था, अब इसको आप बस दिमाग में वेलोसिटी और टाइम के साथ सोचो। ठीक है, अब बताओ वेलोसिटी आपकी टाइम के साथ क्या हो रही है, कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है, कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रही है। वेरी गुड, हाँ फिर क्या होगा इससे, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, नहीं कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट रेट पे बढ़ वेलोसिटी होगी। हाँ भाई बताओ, क्या बताइए, आप बताइए, नहीं पच रहा। अरे ऐसे सोचो ना यार, यहाँ पे देखो मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस पे अलग अलग टाइम मान लेते हैं, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड, यहाँ पर 3 सेकेंड। क्लियर है? तो क्लियर है कि यहाँ पर किसी 2 पॉइंट, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड था, बाद में कितना इंक्रीज हो गया वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकेंड, और जब यहाँ पहुंचेंगे इसका नेमिंग कर रहा हूँ O A B C, तो जब B पे गए तो कितना हो गया वेलोसिटी, 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा, तो हर 1 सेकंड में कितना इंक्रीज हो रहा है, 1, मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मोशन हो गया ना ये। और इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, तो क्या आएगा आपका, देखो B और C के बीच में निकालेंगे, कितना आएगा बताओ ना, 3 माइनस 2 अपॉन टाइम, देखो 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। देखो सी को कैसे चेक करा जाता है, अब आप ए और सी के बीच में निकालो तब भी आंसर सेम आएगा। देखना ए पर कितना है, सी पर कितना है 3, ए पर कितना है और नीचे क्या हो जाएगा, टाइम कितना है सी पर 3 और ए पर कितना है 1, कितना आएगा 2/2, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। अरे ये तो सब सही आ गया, कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। समझ में आया, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मोशन, ठीक है, tan थीटा कांस्टेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। स्लोप समझ में आया तुमको, स्लोप एक्सेलरेशन कैसे हो रहा है, ठीक। हर्षित कोई दिक्कत, शिवांश ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट, पहले ये नोट कर लो, ये मैंने समझा दिया, जो चीज समझाई वही लिखी होगी यहाँ पे, देख लेना, ठीक है। ऐसे नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है विद टाइम, मतलब tan थीटा डिक्रीज कर रहा है। आप तो सीख गए ना, स्लोप क्या है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को, tan थीटा डिक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा, ठीक है, टाइम के साथ। फिर एक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, इसका मतलब ये कौन सा है मोशन, रिटार्डिंग मोशन है, नहीं है सर, रिटार्डिंग मोशन का अगर ये 0 पे जाएगा तब, अगर ये ऐसे करके यहाँ से घूम के से 0 हो जाता है। मैंने बना दिया, मैं क्या गलत हो सकता हूँ देखो यही तो खासियत है टीचर होने का, क्योंकि नॉट नहीं, नॉट इसलिए कह रहा है, वो मैं सही बता देता हूँ, ये है क्यों रिटार्डिंग मोशन का केस इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग होते 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 अगर ये रेस्ट पे चला गया तो रिटार्डिंग मोशन पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि पार्ट अभी नहीं है, लेकिन रिटार्डिंग मोशन का पार्ट तो है, हो सकता है। चलो ठीक है, ये रिटार्डिंग मोशन नहीं है तो फिर यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, मैं अभी भी उसी पे हूँ, मैं नहीं चेंज करने वाला अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, कि मेरा ये मानना है कि ये बॉडी बाद में जाके क्या होगी, रेस्ट पे जाएगी, रेस्ट पे जाएगी। मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये कहता है कि बॉडी रेस्ट पे जाएगी तो रिटार्डिंग मोशन होगा। अगर रेस्ट पे नहीं जाएगी और बाद में फिर से वो वाली बात होगी, डिक्रीज किया फिर इंक्रीज कर लिया जिग जैग वाला, तो उस केस के लिए रिटार्डिंग मोशन नहीं होगा। तो मैं कहूंगा रिटार्डिंग मोशन का ये पार्ट है, पूरा रिटार्डिंग मोशन नहीं है। अभी बता दे रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने क्यों लिखा। मैंने लिखा क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये बाद में जाके बॉडी रेस्ट पे जाएगी, तो मेरा एक केस हो गया। तो तुम्हारे केस के हिसाब से ये रेस्ट पे नहीं जा रहा है, इसलिए रिटार्डिंग मोशन नहीं है, बस एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, ठीक है, ओके, कंफ्यूजन ही ना हो कोई, ठीक। नेक्स्ट, इस केस में थीटा इंक्रीज करेगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। एक और चीज सिखा देता हूँ, जो कि बेसिक में सिखाया था, थीटा इंक्रीज होता है तो tan थीटा डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है सर, इंक्रीज होता है टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ नहीं, उसका एक बहुत बेसिक सा रूल है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है फिर से sin थीटा अपॉन cos थीटा। डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज होगा तो मेरी पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि cos थीटा डिक्रीज होता है 0 से 90 की तरफ, ठीक है। तो जो डिवाइड कर रहा है मुझे, वो अगर डिक्रीज हो जाएगा तो अच्छी बात है ना। और sin थीटा इंक्रीज होता है 0 से 90 की तरफ, लेकिन 90 के बियॉन्ड जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर से हम नेगेटिव हो जाएंगे, फिर tan थीटा नेगेटिव हो जाता है, तो sin 90 sin 90 1 होता है बेटा, ठीक है, और cos 90 0 होता है, cos 90 तो उस टाइम पे tan थीटा डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, उस टाइम पे इंफिनिटी आ जाता ना आंसर, 1/0 इज ऑलवेज इंफिनिटी, याद होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, अगेन अभी क्या हो रहा है, ये कौन सा केस है, थीटा ग्रेटर देन 90, मतलब ऑब्ट्यूज tan थीटा एक्सेलरेशन नेगेटिव बट कांस्टेंट, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब यह रिटार्डेशन क्यों बोल दिया इसने, ये देख रहा है यहाँ पर ये v0 हो गया, ठीक है। तो रिटार्डेशन को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें वेलोसिटी रेस्ट पे चाहिए, ठीक ठीक, कंप्लीट। अब यहाँ पर जब हम एरिया निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया अंडर द कर्व विल गिव यू, यहाँ पर क्या आएगा, हाफ, बेस कितना है t और हाइट कितना है v, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टाइम क्या होता है, अभी बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी,
ठीक है, समझ में आया? ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, तो कभी भी ग्राफ अगर आपके पास है तो अगर उसके अंडर आप एरिया निकाल लोगे यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। कहां तक? जिस टाइम इंटरवल तक आप निकालोगे उस टाइम इंटरवल तक का बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तुमको? आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक, अगर कभी भी आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, एरिया अंडर द कर्व कहने का मतलब है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा? एरिया इनटू टाइम क्या होता है बेटा? वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी आपको कब मिलेगा? जब आप टाइम इंटरवल को मल्टीप्लाई कर दोगे विद द एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको a into t आपको क्या दे देगा? चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टाइम इंटरवल जो भी आपका होगा। पहला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, स्लोप आपको क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन वाला केस हो गया। पहले 1 मीटर पर सेकंड था, बाद में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। हर एक सेकंड में मैंने क्या किया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब मैं कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज कर रहा हूं किसको? एक्सीलरेशन को हमारे ग्राफ में, इसलिए मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। इस केस में क्या है? एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है, टाइम के साथ एक्सीलरेशन बदल नहीं रहा है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट कब होता है बताओ? कब होता है? जब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग मोशन होता है या फिर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है बॉडी की। जैसे पिछली बार हुआ था वीटी ग्राफ में, जब ऐसा स्ट्रेट लाइन बनता है, यही लिख देता हूँ। ये कब होगा? ये ग्राफ कब बनेगा? जब वीटी ग्राफ ऐसा होगा। हर बार आपका क्या हो रहा है? 1 मीटर पर सेकंड से मैंने इंक्रीज करके दिखाया था, तो एक्सीलरेशन हमेशा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था, है ना? यहाँ क्या था? 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। जब हम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम कर रहे थे तो हमें मिल रहा था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन। तो मतलब इसी का ग्राफ ये बना हुआ है। ये वीटी है, वो एटी है, ये नोट कर लो। ठीक, जल्दी नोट करो। नेक्स्ट देखिए, a car starting from rest accelerates at the rate f। मैंने यहाँ बोला देखो रेट क्या है? रेट ऑफ एक्सीलरेशन f है। थ्रू अ डिस्टेंस s then continues, मतलब डिस्टेंस क्या किया? s डिस्टेंस के लिए, then continues at constant speed for time t। उसका क्या हो गया? स्पीड कैसे हो गई? कांस्टेंट। इमेजिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। स्पीड कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन जीरो। ठीक, then comes to rest with retardation, मतलब कि क्या? रिटार्डिंग एक्सीलरेशन दिया हुआ है। If the total distance traveled is 15s, then calculate the value of s in term of f and t। ठीक है, तो f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सीलरेशन को। ठीक है, करो, करके बताओ। नहीं आया समझ में? पूछो ना, नहीं आया तो। आ गया तुम्हें? क्यों आया? फिर से। अब कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करिए, मतलब यू क्या हो गया? जीरो। एक्सेलरेट करती है मतलब ये एक्सीलरेशन दिया हुआ है यार। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? s। ठीक है, कंटिन्यू कर s करने के बाद s डिस्टेंस कवर हो गई, उसके बाद क्या कर रही है? उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो गया। कितने टाइम के लिए? t टाइम के लिए। ठीक, देन कम्स टू, उसके बाद क्या हो रहा है? रेस्ट पे आ गई, ब्रेकिंग मोशन स्टार्ट हो गया होगा। ऐसा तो है नहीं कि चलते चलते रुक जाएगी। ब्रेक अप्लाई होगा, फिर डिक्रीजिंग मोशन होगा, उसके बाद आपका क्या होगा? तो किस रेट से आपका रेस्ट पे आ रही है वो क्या है? रिटार्डेशन। ठीक, वो दिया हुआ है f/2। तो कह रहे हैं कि अगर टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो 15s है, 15s है, तो मुझे ये बताओ इसका रिलेशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ f एंड t। अब फिर से करो, समझ में आया? क्या यूज? चलो देखो, अगर हम ग्राफिकल वे में सोचें तो ग्राफ कैसे बनेगा तुम्हारा? टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अगर मैं वीटी ग्राफ बनाऊं तो मुझे पता है कि स्लोप क्या मिलेगा? मुझे एक्सीलरेशन मिलेगा ना, इसीलिए मैं यूज कर रहा हूं। इसका रीजन ऐसे नहीं कुछ भी तुक्का मार रहे। वीटी ग्राफ ही क्यों? क्योंकि वीटी ग्राफ के स्लोप में ही एक्सीलरेशन आता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्सीलरेशन दिया हुआ है। तो कह रहे हैं, मैंने मान लिया पहला कोई टाइम इंटरवल कितना है? t1। ठीक है,
t1 टाइम तक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उस दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर करी वो s है। तो मैं यहां से करूंगा क्या, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, आंसर इज यस, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें तो कोई कंफ्लिक्ट होना नहीं चाहिए, है ना। ये तो क्लियर है ना, कि ये भी क्लियर नहीं है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ f, मतलब वही एक्सेलरेशन है आपका, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा f, ठीक। टाइम कितना लगा, t1। उसके बाद दिया हुआ है अगले टाइम इंटरवल में वो कांस्टेंट क्या करेगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज मुझे बताओ, मैंने ऐसे क्वेश्चन किया, मैं यहाँ पर ए पॉइंट पर था, ठीक, 0 पे था, मैंने यहाँ से इंक्रीज करके मैं बी तक गया, और बी पर मेरी जो वेलोसिटी है मैंने चेंज कितना किया, मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड से शुरू किया था और 10 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गया, ठीक। इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं। अब मुझे यहाँ से मैंने कहा अब मेरा मन नहीं है कि मैं एक्सीलरेट करूं, मैं थक गया हूं, मैं कार को सेम स्पीड पर चलाऊंगा, यहां तक एक्सेलरेशन दिखेगा, आंसर इज यस। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जो लास्ट एक्सेलरेशन था वही कांस्टेंट बना रहेगा, चेंज तो नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो नहीं आया है ना, मोशन में ही था। तो यहां से मैं यहां से गया सी पर, तो यहां पर भी मेरी 10 मीटर पर सेकंड ही थी, ठीक है, स्पीड। तो बी और सी के बीच में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जो लास्ट एक्सेलरेशन रहा होगा दैट इज 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैंने 1 सेकंड का इंटरवल मान लिया, मैंने ये कह दिया 1 सेकंड लगा मुझे, ठीक है। कोई अभी इससे पहले चीखे इसे टाइम के बिना कैसे बता दिया। तो 10 - 1/1 दैट इज 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं पहले से क्लियर कर देता हूं, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम ही तो होगा कि 0 होगा, अच्छा कि कांस्टेंट होगा, सब कांस्टेंट हो। सर हम अभी रेस्ट पे तो नहीं आए, तो कांस्टेंट ही होगा ना। एक्सेलरेशन 0 होगा कि कांस्टेंट होगा, 0 कांस्टेंट होगा, 0 होगा, कांस्टेंट अलग होता है, ठीक। 0 इस केस में क्या होगा 0, क्योंकि सर वेलोसिटी आपकी सेम है, नहीं है। v2 - v1 करो जरा, c पर कितनी वेलोसिटी है, हाँ वेलोसिटी, अरे मैं वेलोसिटी बोलता हूँ, मैं एक्सेलरेशन में देता है क्या, वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड, अरे सॉरी 10 मीटर, सॉरी c पर 10 है, v पर 10 है, तो v2 - v1 के साथ 10 - 10 क्या हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन 0 होगा कि नहीं होगा, अभी भी डाउट है कि नहीं, अब तो क्लियर है ना। तो इसका मतलब है कि अब नेक्स्ट फ्रेम ऑफ टाइम के लिए जिस तब तक वो डिस्टेंस कितनी कवर नहीं कर लेता, कितना है यहाँ पर, नहीं इसमें डिस्टेंस नहीं दी हुई है, इसको टाइम दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो देन कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम t, कितनी डिस्टेंस कवर हमें नहीं पता, हमें टाइम पता है बस। तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया, यहाँ पर ये हो गया t2, और यहाँ t2 - t1 कितना है बताओ, t2 - t1 कितना होगा, t के बराबर होगा। t2 कहां से मेजर होगा, यहां से लेके यहां तक का टाइम, अगर नहीं आता है पढ़ना तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता है किसी को, यहां से यहां तक आपका t1 टाइम कभी रुकता नहीं है, जैसे 0 से यहां चला गया 10 के बाद वहां 20, तो हमने 10 से 20 के बीच में टाइम की बात करी थी, दैट इज 10 सेकंड ओनली। तो हम क्या करेंगे 20 - 10 तो करेंगे ना। तो ये आपका जो टाइम इंटरवल है वो t है, वो क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद यहां से रिटार्डिंग मोशन हो रहा है, और वो नेक्स्ट इंटरवल कब तक, t3 तक। तो ये इंटरवल ऑफ आपका जो टाइम है ये नहीं पता, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ, लेकिन आपको ये दिया हुआ है कि रेट क्या है, तो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन f/2 दिया हुआ है, क्लियर है। बॉडी यहां पर कहां आ रही है, रेस्ट पे आ रही है, और जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब O से गया A से गया B से गया C, OABC जो आपका टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो कितना होगा, 15। अब लगाओ दिमाग, कोई दिक्कत, फिर से सोच लो, कोई डाउट हो तो। क्या हुआ, नहीं आया, अरे जबरदस्ती हाँ बोलने की जरूरत नहीं, बताओ नहीं आया तो बताएं, तो करो फिर सॉल्व। v मैक्सिमम निकाल सकते हो, मैक्सिमम वेलोसिटी यही होगी,
ये निकाल सकता है कोई क्या? v मैक्सिमम सर f अपॉन 2p तो एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा? रिटार्डिंग एक्सीलरेशन क्या होगा? बोला था मैंने गलत है। चलिए करिए, कोई बात नहीं, ये करिए और जब हो जाएगा अभी आप लोगों को, तब फिर अब मैं पूछूंगा कि आया कि नहीं आया, तब फिर डोज देंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को समझ में तुरंत आ जाएगा। ये आ गया यस सर। ठीक। अब जरा रिटार्डिंग केस में जाते हैं। अब मैं इस कहता हूँ यहाँ पर जो टाइम इंटरवल ले लिया मैंने t3 माइनस t2 को मैंने यहाँ एक नाम दे दिया t4, टाइम इंटरवल को नाम दे दिया। ये क्या है? t2 और t3 के बीच का टाइम इंटरवल है, ठीक है। ये आसान है कैलकुलेशन के लिए। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखो रिटार्डिंग के केस में क्या होगा, अगर हम यूज करें कौन सा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होता है? v u प्लस at, यही होगा ना। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? b टू c के बीच में 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? b टू c के बीच में 0, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 0 इज इक्वल टू, मैं एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैं वापस से कर रहा हूँ। देखिए जब हम करेंगे B2C के केस में, तो B2C का ग्राफ कैसा बना हुआ था? मैं यहाँ से B2C बनाऊंगा, ये था B, ये था C। रेट और रिटार्डेशन कितना दिया हुआ है? f/2। यहाँ से मैंने टाइम इंटरवल कितना लिया? ये मैंने t4 ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस at, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर a क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो u कितना होगा? u मतलब ये वाले पॉइंट पर यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? vm, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ vm माइनस a इंटू t4। कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या जाएगा? ये 0, तो vm इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a इंटू t4। a कितना है? f/2 इंटू t4। ये हो गया vm का इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा? 1 क्या था? vm इज इक्वल टू ft1। ये हो जाएगा ft1, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ft1 इज इक्वल टू f/2 इंटू t4। f कट जाएगा तो t1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? t4/, मतलब जितना टाइम इसको यहां से O से A तक जाने में लगा होगा, उससे आधा टाइम B टू C आने में लगेगा। फिर से सही से बोला करो, मैंने क्या बोला? हमेशा सही नहीं बोलता हूं, इसमें ध्यान से। जितना टाइम, क्योंकि t1 क्या है? ये इंटरवल ना, t1 की वैल्यू t4/2 है, मतलब t1 का टाइम इंटरवल कम है ना। वो तो ऐसे भी जाएगा, एक्सीलरेशन ज्यादा है बेटा, रेट ऑफ एक्सीलरेशन ज्यादा है, तो इसका टाइम इंटरवल कम होगा और इसका ज्यादा। ठीक है। समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं आया? अब एरिया अंडर कर सकते हैं हम लोग, तो ट्राई करिए। ये आपको मिल गया, आपको t1 की वैल्यू मिल गई और t4 की वैल्यू मिल गई, दोनों आप रिलेट कर सकते हो। तो सॉल्व करके इक्वेशन बना के मुझे आंसर बताइए। अभी भी नहीं कर पाओगे यार? 5:24 हो गया यार। देखो इसका टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए बेटा कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करने में पूरी क्लास खराब हो जाएगी, तो मैं दोबारा से पूरा बता दे रहा हूँ। नहीं आएगा तो फिर आप मुझसे बाद में पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि तुम लोग के चेहरे इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं कि मुझे दोबारा ही बताना पड़ेगा। आखिर में बता रहे हैं, देख लो, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ इस बार साथ साथ में बनाना, और अगर कोई जवाब दोगे तो सीखोगे, ठीक है। ये मैंने वेलोसिटी ले ली और ये ले लिया मैंने टाइम। तुम्हारे हिसाब से पहला जो आपका फेज चल रहा है क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपका रेट ऑफ एक्सीलरेशन कितना है? f, ठीक है, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं? s। तो मैंने क्या मान लिया? यहाँ से यहाँ तक ऐसे एक ग्राफ बना लिया कांस्टेंट रेट पर, उसका रेट ऑफ एक्सीलरेशन कितना है? f, और उस टाइम का जो टाइम इंटरवल लगा वो कितना लगा? t1, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा लिख दिया, ये t1 हो गया। कोई दिक्कत? मैंने इस पॉइंट पर जो आपकी वेलोसिटी रही होगी उसको मैक्सिमम वेलोसिटी मान लिया, क्योंकि इसके बाद आपकी वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई फॉर टाइम इंटरवल ऑफ t, ठीक। हम लोग पहुंच गए दूसरे पॉइंट पर।
फिर यहाँ से क्या हो रहा है, रिटार्डिंग मोशन होता है और उसका बॉडी क्या होती है, रेस्ट पे आ जाती है। और उस टाइम पर आपका रेट ऑफ रिटार्डेशन कितना दिया हुआ है, f/2। और इस टाइम इंटरवल को अब मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लो भाई t3। ठीक है, कोई दिक्कत, t1 t2, ठीक है, t2 वैल्यू में पता है t के बराबर है। यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत हुई हो तो अभी बता दो। अगर मैं कभी भी डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था, उससे मुझे पता है कि मैं एरिया अंडर द कर्व कर दूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगी। तो इस केस में अगर मैं पूरे ग्राफ का एरिया निकालूंगा उसकी वैल्यू किस पर आएगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 टाइम्स। अगर मैं सारे का अलग अलग निकालूं और सबको सम कर दूं तो मेरा काम यहाँ बन जाएगा। हाँ, अब मैं इसको d लिख रहा हूँ, इसको e लिख रहा हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे यहाँ तीन हिस्से दिख गए, एक ट्राइंगल नंबर 1, एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, और इसके बाद वापस से एक ट्राइंगल। ठीक है, मैं तीनों का एरिया निकाल के डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। ठीक, ये तो मतलब एक बात हो गई जो मुझे समझ में इससे आई। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कांसेप्ट से देखें तो पहले स्टार्ट में क्या है, बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट से वो कहां जा रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी जा रही है, सो टाइम कितना लगा, मैंने माना t1। ठीक है, जिसका मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हां, vm माइनस 0 अपॉन t1 माइनस 0। इसका मतलब कह सकता हूं कि vm अपॉन t1 इज योर एक्सीलरेशन दैट इज ऑलरेडी गिवन f। तो मैं यहां से अगर वेलोसिटी चाहता हूं तो vm इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम में कर सकता हूं, है ना। तो यहां से vm इज इक्वल टू f इनटू क्या आ गया मेरा, एक आ गया t1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सेम कांसेप्ट मैं लेके जाता हूं तो मुझे vm पता है, तो मतलब मुझे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोशन v टू c पता है। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ये रिटार्डिंग मोशन है, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर ब्रेक अप्लाई होंगे। तो यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी बताओ, ये vm के बराबर हो गई। तो इसका मतलब है अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करता हूं तो यहां से मुझे क्लियरली मिल जाएगा कि v इज इक्वल टू u प्लस at। तो मैं यहां लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। अब मुझे जो जानकारी क्वेश्चन से मिलती है वो ये मिलती है कि रिटार्डिंग मोशन है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है f/2 दैट इज ऑलरेडी नेगेटिव। रिटार्डिंग के केस में एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी vm, और फाइनल क्या होगी 0। तो 0 इज इक्वल टू आ गया vm माइनस f/2, और टाइम कितना है t2, t3 माफ करना, t3 लिया हमने। ठीक है, तो यहां से ये आ गया। तो अब मैं vm की वैल्यू, एक नई वैल्यू मिल गई मुझे vm की, दैट इज f/2 t3। ठीक है, इसकी मदद से मुझे t1 और t3 के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। तो मैं यहां से करूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, f(t1) इज इक्वल टू f/2 t3। यहां से f कट जाएगा, इसका मतलब है t1 इज इक्वल टू t3/2। मतलब जो भी वैल्यू t3 की होगी उसका हाफ करेंगे तो t1 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि t1 की वैल्यू कम है। एक रिलेशन मिल गया, ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर। अब मैं अगर इसका इस्तेमाल करूं, मुझे पता है कि यहाँ पर तीन अलग अलग कर्व बन रहे हैं, 1, 2 और 3। तो मुझे पता है कि अगर मैं कर्व का एरिया निकालूं 1 का, 2 का और 3 का, इन तीनों का सम करूंगा तो मुझे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी मिल जाएगा। तो फर्स्ट का निकालेंगे तो अगर मैं इसको बोलता हूँ ये जो डिस्टेंस है वो s1 है, और इस रीजन में s2 और इस यहाँ पर s3, तो s1 की वैल्यू कितनी होगी, S1 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, एरिया अंडर द कर्व दैट इज 1/2, बेस कितना है t1 और हाइट कितना है vm। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू t1 इंटू vm क्या होता है ft1। तो मैं यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई s1 इज इक्वल टू 1/2 ft1 स्क्वायर। कोई दिक्कत हुई इसमें, इक्वेशन नंबर। अब मैं निकालूंगा s3, s2 भी निकाल दें, s2 गिवन है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, s1 गिवन थी, s1 की वैल्यू क्या थी s के बराबर, तो मैं इसको s भी लिखी दूं ताकि मुझे बाद में काम है। s2 निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें। क्या है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं। तो अगर ये t है और ये क्या है vm, तो vm into t will give me s2,
ये हो जाएगा Vm इंटू टी। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, अब मैं आखिरी कर देता हूँ, S3 भी निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से S3 क्या हो जाएगा 1/2, बेस कितना है और हाइट कितना है। ठीक है, फिर से पुट करेंगे सारी वैल्यूज, T3 इंटू यहाँ पर F T1। मैंने T1 जानबूझ के पुट किया क्योंकि बाद में मैं T3 को T1 के फॉर्म में पुट कर दूंगा। तो यहाँ जाएगा 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ T1 इंटू T1 इंटू F1। F मतलब वहां पर F1 तो है नहीं, F। ठीक है बेटा, तुम गलत हो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, अब ये 2 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F T1। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब S को देखो कैसे हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पर S का रिलेशन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ S। ये गिवन है, ये क्या है क्वेश्चन में, टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है। तो S1 कितना आ जाएगा 1/2 F T1 स्क्वायर। S2 कितना आ जाएगा, ये देखो F। ठीक, तो यहाँ क्या कर दें, Vm इंटू टी लिखते हैं कि F T1 T लिखें। सर F T1 प्लस F T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब इसको S के फॉर्म में कन्वर्ट करो, अब इसको S के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। कैसे करोगे, T1 या हम इसको, कोई बात नहीं, रुके सबर करो, इसको मैं VMT लिख दूं अभी के लिए सर, क्यों का कंफ्यूजन करेगा, जो एक जैसे उसको एक तरफ कर लें। VMT प्लस क्या आ जाएगा 1/2 F T1 स्क्वायर प्लस। अब बताओ मुझे, अब कन्वर्ट करो S के फॉर्म में, क्या आएगा बताओ, अरे कुछ तो करो। सर S1 की वैल्यू S देखो ना, S क्या है, हाफ F T1 स्क्वायर, तो इसका मतलब है F T1 स्क्वायर 2S हो जाएगा। नहीं दिमाग लग रहा है थोड़ा बहुत भी, S1 पहले से, अरे यार ये देखो ना, इसका हाफ कर रहे हैं तो हमें S मिल रहा है, और हाफ को 2 बार ऐड करेंगे तो F T1 स्क्वायर मिलेगा, इसका मतलब वो 2S को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ VMT प्लस 3S इज इक्वल टू 15S, या फिर VMT इज इक्वल टू 12। यही से फाइनल आंसर आएगा। हमें S चाहिए इन टर्म ऑफ F एंड T। अब तुम Vm को पुट कर दो, ठीक है, अब तुम पुट कर दो और इसके बाद सॉल्व करो। तो अभी भी प्रॉब्लम पता है क्या आएगी तुम्हें, तुम कहोगे कि सर यहाँ पर T1 को कैसे हटाएंगे, उसका भी जवाब है। T1 को भी अपन निकाल सकते हैं इससे इन फॉर्म ऑफ S एंड F। तो 2S अपॉन F का रूट आपको क्या दे देगा, T1 देगा कि नहीं देगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन किया है मुझे सिर्फ S के फॉर्म में आंसर चाहिए, F और T के फॉर्म में चाहिए, T1 नहीं चाहिए मुझे। तो ये अभी भी इनकम्प्लीट हो जाएगा, अभी देखो इसके बाद क्या करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, अब जो एक्स्ट्रा है वो बाद में Q&A का भी करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, या एक Q&A का सेशन हम करा देंगे, कोई बात नहीं, इससे लेट नहीं करेंगे। देखो लास्ट जो तुम्हारे पास आया Vm इंटू टी इज इक्वल टू 12S, ठीक है, अभी भी डाउट होगा, ये क्या जाएगा F T1 इंटू टी इज इक्वल टू 12S, यही तो आएगा ना। क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर रहा है कि S को रिप्रेजेंट करो, F और T के फॉर्म में T1 नहीं चाहिए उसको। तो अगर हम फिर से इक्वेशन वाला देखें, कौन सा वाला, S इज इक्वल टू हाफ, तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2S अपॉन F, T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट। कोई दिक्कत? ठीक है,
आप इसको रीअरेंज करोगे तब आपको फाइनल आंसर मिलेगा। उसका भी तरीका है, रूट हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड और आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, यहां से कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, मुझे एस का आंसर बताना है अभी आपको। देखो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये साउंड की क्लास ले लें क्या आज हम? पिछली बार क्या बोल रहा था? सर ले लीजिए, वैसे भी टाइम कम बचा है। बिना मन के पढ़ाने में भी मजा नहीं आता, पढ़ने वाले को भी मजा नहीं आता। सर ले लीजिए। ठीक, ठीक है, कट जाएगा यहां से। ठीक, क्या आ जाएगा बताओ, हमें एस चाहिए सिर्फ, फिर से बोल रहा हूँ एस के फॉर्म में आंसर चाहिए। तो ये कैसे यहां से कट गया, कोई दिक्कत? ठीक, ये आ गया 144s, और इधर क्या आ जाएगा बताओ, 2ft²। आंसर आ गया, सब्र करने का फल मिलेगा। यहां से क्या आ गया, 2ft² = 144s, या फिर s = ft²/70। अब ये करने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। डन। ये है ग्राफ, पढ़ने में कितना आसान था, क्वेश्चन देखो, पढ़ने में आसान था ना, क्वेश्चन देख रहे हो कितना बहन, क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में धराशायी हो गए। और क्या कहें, गिर नहीं गए, सब कह रहे हैं सर छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो सामने सर को बता दो, क्लास हम ले रहे हैं, थैंक यू सर। जाओ बता दो। ठीक है, a car accelerates from rest at a constant rate a for some time, after which it deaccelerates at a constant rate beta, यहाँ अल्फा होगा, this is nothing but alpha, to come rest if total time elapsed is t, evaluate alpha the maximum velocity, माफ करना ये अल्फा नहीं a है, a और अल्फा में जरा टाइपो एरर है, यहाँ पर द मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ये आसान है। ठीक है, ये आसान है, मिला लेना, मैच कर लेना, हम तो धीमे धीमे करेंगे, तुम आगे चल रही हो ना बेटा। देखिए मैं पहले ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर दिया गया है टोटल टाइम इंटरवल कितना है t। ठीक, मैं ये मार्क कर लेता हूँ, ये हो गया मेरा टोटल टाइम इलैप्स्ड। ठीक, अब ओरिजिन से स्टार्ट होगा, पहले एक्सेलरेशन होगा, तो क्या किस रेट पे एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, अल्फा, मैंने यहाँ अल्फा लिख दिया, वो किसी मैक्सिमम वेलोसिटी तक अचीव किया होगा, तो यहाँ मैंने vm मान लिया। ठीक है, और उसी टाइम पर, जिस टाइम पर वो मैक्सिमम है, उसी टाइम पर वो डीएक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है, और वो कहाँ खत्म करता है, t पर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इसका डीएक्सेलरेशन का रेट क्या है, बीटा। मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बना दिया ताकि मुझे वो पॉइंट इस टाइम मिल जाए जिस पर तो पहला हुआ, तो पहला इंटरवल ऑफ टाइम मैंने क्या मान लिया, t1, दूसरा t2, और मुझे पता है t1 + t2 = t होगा। ये ग्राफ के नीचे इक्वेशन बना रहा हूँ, यही लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा, देखना इसी से आंसर निकालूंगा। ठीक, ध्यान से करो। तो पिछला जो पढ़ा है, अगर उसको पढ़ा है तो हमें पता है कि यहाँ से अगर हम निकालें एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखेंगे तो अल्फा = v maximum upon t1 आएगा। सर हो गया। सो यहाँ से हो गया, अब मैच करना बेटा, फिर मुझे बताना क्यों लिखा, v max = अल्फा t1। ये दोनों को कंबाइन मैं इक्वेशन नंबर 2 बनाऊंगा, मुझे जो चीज लगेगी मैं वो इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, और मैं बाद में t1 भी निकाल सकता हूँ, t1 = एक और चीज लिख देता हूँ, t1 = vm/अल्फा। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस को मिला के मैंने इक्वेशन नंबर 2 मार्क किया है, ध्यान देना। तो मैं कहूंगा रिफर इक्वेशन नंबर 2, तो आपको तीन अलग अलग फॉर्मूले दिख रहे हैं। अब यहां से रिटार्डिंग के केस में क्या हो जाएगा, बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, बताओ,
T2 गलत कर दिया मैंने, नहीं मैंने कुछ और कर रहा है। माइनस क्या कर दिया बेटा? नहीं नहीं, देखने का समय नहीं। मेरा आंसर आ रहा है ऐसे प्लस में होगा या माइनस में होगा? अगर हम नेचर ऑफ रिटार्डेशन कहेंगे तो नेगेटिव आएगा सर, लेकिन अगर मुझे टाइम का इक्वेशन बनाना है तो T2 will be equal to what? Vm upon beta, and in this case this will be a positive value. वैसे यहाँ तो मैं नेगेटिव कर सकता हूँ ना सर v/बीटा आएगा ना सर। उसके बाद टाइम लैप्स करेंगे तो t = t1 + t2, तो t = v/अल्फा प्लस v/बीटा, सही है। v ब्रैकेट में a प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो क्या गलती हो गई तुमसे? मेरा सब सही है, वही तो मैं बोल रही, मैंने n नहीं लिखा बस। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, सही किया फिर तुमने भी। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 और 3 लेंगे। अब बेटा तुम्हें पता है ना ये नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर हम सिर्फ स्केलर मतलब मॉड लगा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कभी भी दिक्कत ना हो। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आंसर क्या आएगा? अब फिर से इक्वेशन नंबर पुट कर रहे हैं, अब यहाँ से गाड़ी चलेगी, ठीक है। देखो T1 T2 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? Vm अपॉन अल्फा प्लस Vm अपॉन बीटा इज इक्वल टू व्हाट? T। हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी थी, निकल जाएगी, अब निकल गई एक्चुअल में। यहाँ से क्या आ जाएगा? Vm को कॉमन ले लेंगे, हां तो अल्फा प्लस क्या आएगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, you will get maximum velocity. Then maximum velocity will be what? अब ये देखो, ये यहाँ पे ग्राफ नीचे बना दिया, अब ऐसा लगेगा कि यार ये भैया इधर है। यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई तुम्हारी, बताओ, अल्फा बीटा इनटू टी अपॉन अल्फा प्लस, यही आया बेटा संस्कृति? यस तो मतलब सही है। अगर नहीं आया किसी का तो कर, अभी तो आधा होगा। उसके बाद s = 1/2 * v * t करेंगे। फिर इसने क्या किया? ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व वाली कंडीशन है वो इस्तेमाल कर लिया। करें टोटल डिस्टेंस निकालो, मतलब मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, दैट इज इक्वल टू हाफ बेस कितना हो जाएगा? t1 + t2 दैट इज t, और हाइट कितनी हो जाएगी? ये vm। देखो यही निकल गया, ये b वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये आ गया तुम्हारा h दैट इज इक्वल टू 1/2। ये क्या है आपका? t रहने दो, t को ऐसे रहने दो और vm पुट कर दो, क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा इनटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ब्रैकेट ओपन करोगे, t इनटू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर कैसा दिखेगा? 1/2। अरे ये अगली स्लाइड पे लिखने दो ना यार। s = 1/2 इनटू t इनटू vm दैट इज इक्वल टू 1/2 इनटू t इनटू क्या आ जाएगा? अल्फा बीटा इनटू टी अपॉन अल्फा प्लस, आंसर क्या आ गया बताओ? अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, कितने तेज हैं आप लोग, गुड। ठीक, आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है, a rocket is fired upward vertically with a net acceleration of 4 meter per second square and initially velocity is 0. After 5 seconds its fuel is finished and it retards with g. ठीक है, मतलब acceleration due to gravity। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको अगले टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड मोशन। ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0, देन इट एक्सीलरेट डाउनवर्ड with acceleration g and returns back to ground. Plot the velocity time and displacement time graph for the complete journey. Take g is equal to 10 meter per second square. ये अगले टॉपिक का इंट्रोडक्शन है, जल्दी से करो, कर पाओगे? सर जब अगले टॉपिक का इंट्रोडक्शन है तो कैसे कर लेंगे? आपको स्ट्रेट लाइन तो आ गया ना, स्ट्रेट लाइन मोशन तो हो ही रहा है, एक्सीलरेशन और आपका दोनों दिया हुआ है, अपवर्ड का भी दिया है और डाउनवर्ड का भी दिया हुआ है। तो ये कहना कि नहीं कर सकते हैं ये बेवकूफ़ी होगी, ग्राफ ही तो बनाना है। सारे 3-4 पॉइंट ले लो, आपने एक ग्राउंड ले लेना है, यहाँ पर जब उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, u की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, एक्सेलरेट कर रहा है, दिमाग लगाओ और कर लो, हमेशा कंप्लेन मत करो।
करो तो, जितनी चीजें कर सकते हो वो तो करके दिखाओ। इनिशियल जीरो है, प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद एक बीच में ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर उसका फ्यूल खत्म होगा, उसके बाद भी ये रिटार्डिंग मोशन ऊपर की तरफ करता रहेगा, जिससे कि मैक्सिमम पॉइंट पहुंचेगा जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और उसी पॉइंट से वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। तुरंत थोड़ा रुक जाएगी रॉकेट, पहले वो चल रही है तब से फ्यूल है ना, जब तक तो उड़ रही है, जब फ्यूल खत्म होगा तब वो नीचे आएगी ना, और फ्यूल खत्म होने के तुरंत बाद वो नीचे नहीं आने लगती है, पहले थोड़ी देर तक वो जितनी देर तक ऊपर जा सकती है, क्योंकि उसका मोमेंटम है, सडन चेंज ऑफ मोमेंटम इज इम्पॉसिबल, है ना, पढ़ा नहीं है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन छोटी क्लास में। तो बस 5 सेकंड तक वो मतलब ऊपर जा रही है। हाँ उसके ठीक, बाद एक जगह, तो ये वो पॉइंट है जो कि 5 सेकंड है, 5 सेकंड बाद उसका फ्यूल खत्म हो गया, उसके बाद वो जीरो पे जाएगी, जीरो पे आने के बाद फिर नीचे आएगी। करने की कोशिश तो करो। नेमिंग कर दें, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो वी ए पर कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू u प्लस at, कितना सिंपल है यार, तुम लोग डरते बहुत हो। u कितना आया था इसका, देखो o पर क्या है 0 और a कितना है बताओ, तुम्हारे क्वेश्चन दिया है 4 मीटर पर सेकंड, दिया है ना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम इंटरवल कितना है 5, ये हो जाएगा 20 मीटर। अब मुझे ये बता 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी इस टाइम पे तुरंत जीरो पे आ जाएगा, नहीं इम्पॉसिबल है ना, तो मतलब a से b के बीच में मोशन होगा, तो इसका मतलब है vb भी निकाला जा सकता है, vb ऑलरेडी जीरो मुझे पता है, कितने टाइम के लिए होगा ये मुझे निकालना है बस। अब करके मुझे आंसर बताओ। So VB is equal to 0 is equal to VA minus GTAB, फिर TAB is equal to VA upon G is equal to 20/10। सही कर रही लड़की, देखो इसने कैसे किया, जैसे ही आपका, सुनना ध्यान से, इसको नहीं आ रहा है, जब आपका फ्यूल खत्म हो गया मतलब आपका एक्सटर्नल फोर्स खत्म हो गया, ठीक है, अब मेरे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मेरे पास एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके कारण जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, उस मोशन के दौरान जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल g के बराबर होगा। उसके हिसाब से अगर डायरेक्शन ऑफ g देखेंगे ये पॉइंट पर, तो वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ही होगा हमेशा से। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, इसका मतलब है g क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर अभी भी नहीं पच रहा है तो जो सीख के आए हो कि सर ये जीरो पे जा रहा है, रिटार्डिंग मोशन है, एक्सेलरेशन को हमें जीरो नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये u प्लस की जगह माइनस, अब जो इंटरवल निकलेगा वो a से b के बीच का इंटरवल निकलेगा। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा बताओ, टाइम मिल जाएगा, ठीक है, t की वैल्यू, g की वैल्यू कितनी देर 10 लेनी है, तो कितने देर तक चलेगा ऑब्जेक्ट, तो मतलब a से b के बीच में मोशन कितनी देर के लिए होगा, 2 सेकंड। किसी को अभी भी नहीं आया, देखो इसको इधर फेंक दो, क्या आ जाएगा बेटा, TB is equal to 20 upon G, that is equal to 20 upon 10 is equal to 2। आया, अभी भी ग्राफ नहीं बनेगा, सारे पॉइंट्स तो मिल गए। अब B पॉइंट से ऑब्जेक्ट वापस से नीचे आएगा, और इस बार रिटार्डिंग मोशन ना होकर के एक्सेलरेटिंग मोशन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो पे है, और उसके बाद अब क्या होगा, अब B पॉइंट से मैं यहाँ बनाऊंगा, B से नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, m into g, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी वजह से जो बॉडी एक्सलेट करेगी वो किससे करेगी, g से करेगी, तो एक्सेलरेशन तुम्हें पता है बॉडी का, और वो कहाँ आके रुकेगा, सीधे सीधे ग्राउंड पर। फाइनल पॉइंट कहाँ है तेरा, ग्राउंड पर। टाइम निकालना है, टाइम निकाल लो, टाइम निकाल लो, कितना आएगा, अभी भी नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कर लिया, वैल्यू दिखाओ, वैल्यू वैल्यू, चलो तुम करो, मिला लेना जब हम करेंगे।
टोटल टाइम क्या होगा, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें कितना टाइम लगा ऊपर जाने में, दैट इज इक्वल टू TOAB इज इक्वल टू व्हाट 5 + 2 दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ से एक चीज सीख लो, जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में लगेगा, बता देते हैं, करके देखोगे तो प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अब डिस्टेंस निकालो SOAB, ठीक है। 2 into 7 into 20 is equal to 70. तुमने कैसे किया, ग्राफ बनाया था, ग्राफ बनाया था कि नहीं, तो पहले ग्राफ बनेगा इसका। अपवर्ड के लिए ग्राफ कैसे बनाओगी, कौन बनाएगा, तुम ही बताओगी सब, तुम लोग भी कुछ बताओ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, चार डाल रहे हैं। पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग ना, तो ट्रायंगल ही तो बनेगा। तो पहले 5 सेकंड के लिए, फिर अगले 2 सेकंड के लिए, यही तो होगा। ये हो गया तेरा O, ये हो गया तेरा A और ये हो गया तेरा B, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कभी कभी चीजें मिस हो जाती हैं, सामने होती है लेकिन दिखती नहीं। इसका एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से, अगर आप चाहें तो वी कैन इजीली फाइंड आउट SOAB दैट इज इक्वल टू हाफ। आपको टाइम इंटरवल पता है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 7, और हाइट कितनी है 20, कितना आ गया 70 मीटर। कोई दिक्कत, अब इसके बाद का ग्राफ कौन बताएगा, क्यों तुम नाराज चल रहे हो क्या, नहीं बताओ, अब तुमसे बात होगी। चलो ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब मिस महक हम लोग को गाइड करेंगी कैसे ही चलेगा आगे का। तो मिस महक बताइए, और क्यों नहीं बता सकती ये बताइए, नॉलेज नहीं है आपके पास, क्लास में नहीं है, नशे में है, कोई बात नहीं, हम लोग चेक करते हैं कि इनका नशा कितना भयंकर है, ठीक है। और ये अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया है 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आपने मार्क कर दिया टोटल टाइम, ये अपवर्ड मोशन खत्म हो गया इस पॉइंट पर आने के बाद, ठीक है। नेमिंग कर दें OAB, B पॉइंट पर मतलब मोशन अपवर्ड अब नहीं होगा, अब जो भी होगा वो नीचे की तरफ होगा। बगल में ग्राफ, यहाँ फिगर बना लेंगे तो और मजा आएगा पढ़ने, ये भी बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ से गया ऊपर, ये वो पॉइंट A है, ये पॉइंट O है, यहाँ पर आपने U कितना रखा था 0, यहाँ पर VA कितना आ गया था 20, फिर यहाँ से ऊपर गए B तक पहुंचे, B पर क्या हो गया VB 0। अब बगल में यहीं से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया VB 0, और वो हिट करेगा सरफेस को आके इस पॉइंट पर, ये हो गया पाथ ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ सॉल्व करना है हमें, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे आप, आपके पास कुछ इक्वेशंस हैं बहुत अच्छे अच्छे जो आप यूज कर सकती हैं। टाइम ऑफ आपको बता दिया कि जो अपवर्ड मोशन का टाइम है वही डाउनवर्ड का होगा। टाइम तुम्हें पता है कि B से लेके O तक के बीच में टाइम लगने वाला है 7 सेकंड। ये चलो अच्छा छोड़ो, ऐसे ही करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। वो प्रूफ करने के लिए आगे आपको पढ़ाना पड़ेगा मुझे वर्टिकली अपवर्ड मोशन। अभी के लिए ये मान के चलो कितना टाइम लगा उतना ही टाइम लगता है नीचे आने, ठीक। फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, इनिशियल तो पता है, टाइम भी पता है, तो निकाल लोगे फाइनल। v = u प्लस एक्सलेशन पता है कि वो भी नहीं पता, एक्सलेशन कितना होगा g, ठीक। अब आ जाइए, मुझे आंसर कितना आएगा, किसी को अभी भी नहीं आया तो पूछ लो मुझसे। क्या क्या कह रही हूँ, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए कर रहे हैं दूसरी चीज तरीके से, ठीक है। वो जब फ्री फॉल होता है तब उस केस में होता है, टाइम की बात कर रहे थे। इसमें जरा हम एक तरीके से करते हैं, तुमने अभी एक बात कह दी तो अब मुझे तुम्हें पूरा बताना पड़ेगा। मैं तुम्हें बताऊंगा B से लेके सेम पॉइंट पर आने में डिस्टेंस तो इक्वल होगी, वो भी नहीं होगी, इसमें प्रॉब्लम है। ये तो पता है कि ये भी नहीं पता है,
u भी पता है हमें, g भी पता है, तो क्या कोई इक्वेशन है जिसमें हम ये तीनों पैरामीटर से निकाल सकते हैं टाइम? s इज इक्वल टू क्या होता है? a होगा कि g होगा? g स्क्वायर। अभी भी आंसर नहीं दिख रहा है तुमको? दिख गया? चलो निकालते हैं एस बी ओ, क्या आ जाएगा? u कितना है? 0 प्लस हाफ g, और यहाँ पर टी बी ओ लिख देता हूं मैं। कोई दिक्कत? तुम्हारे लिए मैंने पूरा चेंज कर दिया। ठीक, अब करो, क्या आएगा? ये गिवन है, ये ऑलरेडी 70 मीटर निकाला है हमने। 20 is equal to 1/2 into 10 t स्क्वायर। नहीं 7 का स्क्वायर कैसे? अब तो पूरा केस ही बदल गया ना, ये फ्री फॉल नहीं है, हमने अपवर्ड नहीं भेजा, रॉकेट भेजी। तो अब यहाँ टाइम इंटरवल अलग होगा। देखो क्या आ जाएगा, ये बताओ। 70 इज इक्वल टू 5 इंटू टी बी ओ का स्क्वायर, या फिर 70 अपॉन 5 कितना आ जाएगा? टी बी ओ, ये रूट में सॉल्व करो, इसमें क्या कितना आएगा? 40 रूट सॉल्व करी, कितना आएगा? √40 is equal to 3.7। रूट कितना आ गया? ये रूट 14 कितना आएगा? is equal to 3.76। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टाइम इंटरवल। उसके बाद ठीक है, ABC अब आपको मुझे बताना है कि ये टाइम इंटरवल आपको मिल गया, तो मुझे पता है कि मेरा नेक्स्ट कहां पे स्टॉप होगा? 3.7 सेकेंड। ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ बन गया? ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ, अब मुझे बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? मतलब अब ये मुझे फाइंड आउट करना है। बताइए जरा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? अब वो अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है ग्राफ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है, इससे नीचे चला गया। ऊपर जा रहे थे, नीचे आ रहे हैं, डायरेक्शन चेंज होगा, नीचे की तरफ कर्व चला गया। लेकिन मुझे बताओ वैल्यू कितनी होगी? अब तो निकाल सकती हो ना। अबे टाइम इंटरवल पता है यार, डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी निकल जाएगी। 3.7 is equal to 10.7 कितना आएगा? सेकंड। 10.7 सेकेंड आएगा। अरे मैं टोटल टाइम की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं पूछ रहा हूँ इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। इस पॉइंट पे वेलोसिटी मतलब मैं पूछ रहा हूँ जब ये वापस से हिट करेगा सरफेस को, तो किस वेलोसिटी से हिट करेगा? सर ओए से। किससे? ओए? अरे बेटा वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, अच्छा वैल्यू निकाल नहीं सकते हो उसको? कोई निकाल सकता है कि नहीं? 50 मीटर। कितना? तुम यार गलत कर रहे हो। इसी को डिवाइड कर दो 70 को, इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना? वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, अपन जितना टाइम लग रहा है, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक, वो आप निकाल लेना। ये आपका ग्राफ वीटी का कर्व का डन हो गया। अब हम निकालते हैं ये, अगर मुझे निकालना है एस ओ ए, तो मैं कैसे निकालूंगा? एक ग्राफ तो कंप्लीट हो गया ना। क्वेश्चन क्या कह रहा था? प्लॉट करना है हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डन। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम की तरफ जाते हैं। अब जरा मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए मुझे सारे पॉइंट्स के लिए पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? तो पहले मेरा यहाँ पर तो फ्यूल पे चल रही थी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर, तो O से A के बीच में अलग ग्राफ बनेगा। उसके बाद क्या होगा? ये डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या सिखाया था? कैसा ग्राफ बनता था? यू कर्व, है ना? और जब वो आपका अभी एक्सीलरेट कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा पहले, तो O से A तक स्ट्रेट लाइन, उसके बाद कर्व बनेगा डिक्रीजिंग वाला, फिर उसके बाद फिर से डायरेक्शन चेंज आएगी, नीचे की तरफ चला आएगा। तो बना के मुझे दिखाओ, पहले SOA निकालो। SOA कितना होगा? डिस्टेंस निकालनी है तुमको। बेटा कितना तुम लोग डर रहे हो? क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम्हें ये पता है 20 मीटर पर सेकेंड, ये 0, ठीक है? और ये तुम्हें पता है 5 सेकेंड है, तो v इंटू टी तो करते हैं। आराम से करोगे शायद कर भी पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। एरिया निकालो, एरिया ये निकाल रहा हूं। SOA विल बी इक्वल टू हाफ, बेस कितना है? 5, और ये कितना है? 20। कितना आ गया? 50 आएगा ना। तुमने बता दिया, लेकिन तुम शांत रहो, बाकी लोग भी है। अच्छा तुम कर लियो तो तुम तारीफ चाहती हो कि हम कहें नहीं संस्कृति ने कर लिया है। नहीं, मुझे लगा मैंने गलत कर दिया। सही किया था तभी नहीं बोले ना, गलत करती तो। ठीक है, अब ग्राफ बनाओ इसका।
ये आपने निकाल लिया 50 मीटर। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम। स्टार्ट करो 0 से, खत्म कहाँ करोगे? ए पर, फिर बी पर, उसके बाद यहाँ पर वापस से इस पॉइंट को सी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, इसको मिटा के मैं सी लिख देता हूँ। ठीक है, अब बना के दिखाओ ग्राफ। मैंने सारे पॉइंट तुम्हें दे दिए। ऐसे इंक्रीज कर रहा है, फिर पॉइंट पर जाएगा, फिर ऊपर ही जाएगा बी पर, और अब इसके बाद क्या होगा? फिर से अब वेलोसिटी, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी। ये पॉइंट हो गया तुम्हारा सी, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है, ठीक, डन। टोटल टाइम क्या होगा? इस पॉइंट पर टाइम कितना निकलेगा बेटा? सी पॉइंट पर बताइए। ये टोटल, ये इंटरवल कितना है? 3.7। टोटल कितना आ जाएगा? 10.7 सेकेंड। समझ में आ गया? ये हो गया तुम्हारा आंसर पूरा कंप्लीट। नहीं आया तो पूछ लो, और अगर भागने के मूड से हो तो बात अलग है। ठीक है, इस क्लास को रिवाइज कर लेना 2 बार। ठीक है, नहीं तो फिर सब कुछ भूल जाओगे। थोड़ा सा है मतलब ग्राफ समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, हम एक बार रिवीजन करा के इस क्वेश्चन के बाद छोड़ दे रहे हैं, बस डन हो गया चैप्टर। ठीक, बस एक बार रिवीजन करा दें ताकि किसी को अगर नहीं आए तो आ जाएगा। क्वेश्चन था ऐसा कि एक रॉकेट यहाँ से फ्लाई कर रही है, ये देखो सरफेस हो गया, यहाँ से फ्लाई कर रही है, तो फ्लाई कर रही है तो कांस्टेंट रेट पे एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, है ना? डिक्रीजिंग, आपका इंक्रीजिंग केस तो होगा, लेकिन फिर जाके फ्यूल खत्म हो गया, मैक्सिमम पे उसने दे दिया, फिर फ्यूल खत्म हो गया। अब फ्यूल खत्म हो गया तो मोमेंटम तो जीरो नहीं हो जाएगा, तो ये उसके मोमेंटम की वजह से ये थोड़ी देर ऊपर की तरफ जाएगा, ये मोशन था। तो जब वो जीरो हो जाएगी आपकी, तो उसके बाद वो नीचे की तरफ, है ना? अब किस वजह से आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, वो नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है, उसके बाद जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो स्मॉल जी आ जाता है। फिर हम लोग एक्सेलरेशन क्या लेते हैं? जी की बराबर लेते हैं, है ना? तो वही लेकर हमने पूरा सॉल्व किया। तो हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन में बोला था कि 5 सेकंड तक तो फ्यूल है, तो 5 सेकंड तक तो मैंने क्या बना दिया? वेलोसिटी टाइम, तो एक इंक्रीजिंग कर्व हो गया। फिर पॉइंट ए पर अब मेरा फ्यूल खत्म हो गया, वेलोसिटी अब घटने लगी, और घट के कहां चली गई? जीरो पे। यहां तक मैंने बना दिया, इसका ग्राफ ऐसे बन गया। तो पहला इसमें क्वेश्चन में भी यही था कि आपको प्लॉट करना है। तो मैंने सारी वैल्यूज निकाली, तो मुझे पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, तो v = u + et। a दिया हुआ था 4 मीटर पर सेकंड, इसका टाइम मुझे 5 सेकंड मिल गया। ठीक है, दोनों चीज गिवन थी, तो मुझे मिल गया मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट ए पर कितनी होगी, मतलब जब फ्यूल खत्म होगा उस टाइम पर मेरे पास एक्स वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जब उस 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी आगे की तरफ जाएगी, मतलब रॉकेट आगे जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो अगेन मैं यहाँ से, मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या है? -10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जी की वैल्यू अब नीचे की तरफ लगेगी, और उसके बाद भी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, रिटार्डिंग मोशन हो रहा है। तो उसके बाद हमने क्या निकाल लिया? डिस्टेंस निकाल लिया। इस मदद से हमें क्या मिल गया? टोटल हमने एरिया अंडर द कर्व से निकाल लिया, 70 मीटर में मिल गया कि सरफेस से रॉकेट मेरी 70 मीटर ऊपर तक जाएगी, है ना? तो एक सवाल दिमाग में आया ग्राफ बना टाइम कि हम लोग अगर यहाँ से ओ से ए के बीच कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर से हमने एरिया निकाला, तो मुझे मिल गया 50 मीटर। तो ये जो है, ये बात कहाँ इस्तेमाल करी मैंने? यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है आपका? यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड, और मैंने कितने डिस्टेंस करी? 50 मीटर। इसके ऊपर ये वाला जो पीक है वो क्या मेंशन कर रहा है? ये 70 मीटर को कर रहा है ना? ध्यान दीजिएगा। तो अब ये जो कर्व बने हैं, ये आपके पहले कर्व क्लियर हो गए, ठीक? और वैल्यूज हमने कैसे निकाली? सिंपल इक्वेशन यूज किया है, s = ut + ½ et स्क्वायर, और यूज किया है v = u + at। ठीक है, तो s वाले में आपका इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रॉकेट इज फायर्ड अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, a net acceleration of 4 मीटर पर सेकंड and initial velocity is 0। इसीलिए मैंने यहाँ पर u वाले टर्म को गायब कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पहला पार्ट सॉल्व हुआ। फिर हम उसके बाद बढ़ते हैं कि b से c के बीच में क्या होगा। तो अगेन हमने यूज किया, b पर क्या होगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया है? रेस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पर b से नीचे c आ रहा, तो मुझे टाइम निकालना था, तो मैंने फिर से इक्वेशन नंबर 2 यूज किया, आपका s = ut + ½ at
स्क्वायर, जहां पर इनिशियल वेलोसिटी मेरे बॉडी की क्या है 0। ठीक, फिर मुझे पता है इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो g के बराबर लग रहा है, g की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 10। अब मुझे इसकी मदद से, क्योंकि मुझे पता है जितना मैं ऊपर गया उतना ही तो नीचे आऊंगा, उससे ज्यादा नहीं आऊंगा, तो इसका मतलब मैंने hbo की वैल्यू 70 पुट कर दी डायरेक्टली, और मुझे यहाँ से टाइम मिल गया दैट इज 3.7 सेकेंड। तो मुझे पता चला कि मुझे आने में समय कम लग रहा है, तो मैंने अब अपने vt वाले ग्राफ को आगे बढ़ा दिया। तो अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई तो मुझे एक्सिस को भी चेंज करना पड़ेगा। अब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया, और यहाँ पर इंक्रीजिंग वेलोसिटी है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये ग्राफ बन गया, और टोटल टाइम मिल गया मुझे, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर तक ऑब्जेक्ट आपका हवा में था। तो कितना हो गया 7 + 3.7 कितना आ गया 10.7। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये पूरा कंप्लीट ग्राफ हो गया, दूसरे ग्राफ पे आता हूँ। तो मैं यहाँ से ग्राफ बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बन गया। स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता था नेचर ऑफ द क्या है आपका मोशन। ठीक है, तो कांस्टेंट रेट पे नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कर्व का यूज किया, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, और बाद में फिर से आपका, अब इस केस में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना, क्या इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट लेकिन कहाँ जा रहा है 0 की तरफ बढ़ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो गई है। डायरेक्शन चेंज नहीं होती बेटा तो ये ऊपर जाता, पीछे बता रहा हूँ। ठीक है, ये याद रखना, ये नीचे की तरफ ही क्यों आया, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अब चेंज हो चुका है। ठीक है, तो सी पॉइंट के लिए इस तरफ मीट करेगा। ठीक, अगर इस बी पॉइंट के ऊपर जा रहा होता तो ये कभी भी ग्राफ नीचे की तरफ नहीं आता। ठीक है, चलिए ये है आपका पूरा का पूरा केस। ठीक, ये हो गया आपका मोशन इवेंट खत्म। अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन प्लेन। ठीक है, उसके अंदर पहला टॉपिक ही हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकली अपवर्ड मोशन। ठीक, थैंक यू।